अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री का उस्ताद। मैं हूं आपके केमिस्ट्री का उस्ताद। हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था केमिस्ट्री की डेफिनेशन, केमिस्ट्री का जो है वो इंट्रोडक्शन किया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, समझ आ जानी चाहिए थी ना, इतनी आसान तरीके से करवाई थी। और अगर आपको समझ नहीं आई तो भी कोई इशू नहीं है। जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन जब आप कोचिंग स्कूल आएंगे तो इंशाल्लाह मैं तो आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं तो जस्ट आपके ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। तो जब आपके जो भी टीचर होंगे आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला वो आपको मजीद डिटेल में वो बहुत अच्छा समझा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड द चेंजेस अकर्स इन मैटर्स। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, तो इसका मतलब मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन आपने ऑब्वियसली, हम सिंध बोर्ड के रहने वाले हैं, तो सिंध के बोर्ड के अंदर जितना लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे, हाँ ना। तो इसीलिए आप इतनी छोटी सी डेफिनेशन लेकर आप नंबर हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। दैट इज़ वाई आपको जो है वो पूरी वही ब्ला 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 वाली जो डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, चेंजेस अकर्स इन मैटर एंड जो भी बहुत कुछ होता है, मुझे तो खैर वो याद भी नहीं आ रही। लेकिन ये है कि मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि असल डेफिनेशन जो है दैट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, क्योंकि कॉम्पोनेंट्स भी उसी के अंदर आ जाते हैं, कॉम्पोजिशन भी उसी के अंदर आ जाते हैं, स्ट्रक्चर भी स्टडी के अंदर आ जाता है। क्योंकि जब मैंने वर्ड यूज कर दिया स्टडी, तो इसका मतलब है पीछे कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर स्टडी के अंदर आता है, कॉम्पोजिशन स्टडी, क्योंकि स्टडी का मतलब होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर स्टडी के अंदर आ जाता है, कंपोनेंट्स स्टडी के अंदर आ जाते हैं, उसके अंदर आने वाले चेंजेस स्टडी के अंदर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, सिंपल जो डेफिनेशन है इसकी वो क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें आप मैटर को पढ़ते हैं, इसके अंदर आने वाले चेंजेस को पढ़ते हैं, इसके अंदर आने वाले चेंजेस को पढ़ते हैं, मैटर की कॉम्पोजिशंस क्या आप उसको पढ़ते हैं, मैटर का स्ट्रक्चर क्या आप उसको पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं ये आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। जनाबे वाला, अभी आप जानते हैं कि इसके बाद क्या होता है, हमेशा इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के ब्रांचेस में ये सारी ब्रांचेस आती हैं जिनमें इंक्लूड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इन तमाम ब्रांचेस का, बिकॉज आप इनके डिटेल रिव्यू जो है वो आप इनके जो डिज़ाइन चैप्टर्स हैं आप उनके अंदर जाकर बाकायदा तौर पर इनकी डिटेल रिव्यू करेंगे। ना सिर्फ डिटेल रिव्यू करेंगे बल्कि उनको कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं बताऊं, चैप्टर 17 को छोड़कर बाकी तक चैप्टर 17 में जो है वो आपकी आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। चैप्टर 18 जो है वो है आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके अलावा चैप्टर 8 है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री 17 के अंदर ये टॉपिक है पॉलीमराइजेशन, उसमें आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री का कोई चैप्टर इस वक्त नहीं है आपके पास। फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं, एनालिटिकल के हैं, इनऑर्गेनिक तो बाकी सारी ही है। आई थिंक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। बाकी ये है कि एनालिटिकल और फिजिकल तो ये आ ही जाती है केमिस्ट्री की कोई भी ब्रांच पढ़ो आप। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहूँ स्टूडेंट्स के मुझे जो है वो पढ़ना है, किसे पढ़ना है? मुझे कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ना है, मुझे कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ना है, मुझे फैट्स को पढ़ना है, मतलब मुझे ऐसे कंपाउंड्स को पढ़ना है जिनके अंदर कार्बन आता है जी, क्योंकि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं कुछ को छोड़कर, कार्बन इज द रिचेस्ट एलिमेंट इन द पेरियोडिक टेबल। आपकी केमिस्ट्री के अंदर सबसे अमीर एलिमेंट जो है वो कार्बन है। अब वो ये अमीर क्यों है? बहुत पैसे वाला होगा, हाँ ना, बिल गेट्स का बेटा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन के दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं, इसीलिए कार्बन जो है वो रिचेस्ट एलिमेंट है, अमीर एलिमेंट है। वजह, इसके कंपाउंड सबसे ज्यादा होते हैं। क्या वजह बेटा? इसके कंपाउंड सबसे ज्यादा होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि इसका पूरा डिटेल रिव्यू इसके चैप्टर में आपको मिलेगा। लेकिन अभी सिर्फ आपको याद करने की हद तक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। वो तमाम कंपाउंड जो कार्बन से बनते हैं, या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, लेकिन ज्यादातर कार्बन आप देख लें कार्बन से बनते हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे CO2 कार्बन से बना है लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन का लेकिन इनऑर्गेनिक है। CO3 HCO3 ये कुछ गिने चुने कंपाउंड है कार्बन के जो कि ऑर्गेनिक में नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक में आते हैं, जो कि ऑर्गेनिक में नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक में आते हैं। इन 5-6 कंपाउंड्स को छोड़कर कार्बन के जितने भी कंपाउंड आपको मिलेंगे, CH4 ले लें, C2H6 ले लें, C6H12 वो से ग्लूकोज ले लें, इसके अलावा आप इसके अलावा C2H2 ले लें, आप C2H4 ले लें, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और अगर आप उनकी स्टडी करते, लेकिन बात सुने, अब अगर मैं आपसे कहता हूं आप उनकी स्टडी करते हैं तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि किस स्टडी की बात कर रहे हैं। बेटा मैं सिंपली बात कर रहा हूं कि आप उनकी बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखेंगे तो वो आपकी स्टडी कहलाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, और वो कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक में नहीं आते कुछ छोड़ के, मैंने आपको बताया CO, CO2, HCO3 ये सारे छोड़कर जितने भी कंपाउंड्स कार्बन के, उनकी स्टडी को अगर आप उनकी स्टडी करते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, कार्बन के कंपाउंड्स छोड़कर आप जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप कार्बन के कंपाउंड्स छोड़कर जितने भी कंपाउंड्स हैं अगर आप उनकी स्टडी करते हैं बेटा तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अच्छा, आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत स्लो और लो लेवल पे जाके समझाऊं ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन बात यह है कि मैं सिर्फ इसीलिए आपको इस तरह चल रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली आगे चल के तो मैंने आपको पढ़ाना है नहीं, तो मैं बस कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको बस समझ आ जाए, आपको समझ आ जाए। क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में चला गया या ज़्यादा मैं हाई लेवल पे चला गया तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मसला ये होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि इस वक्त मैं नहीं चाहता कि आपको घर में बैठकर ये प्रॉब्लम्स हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने देख लिया क्या होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन के कंपाउंड्स को छोड़कर बाकी तमाम कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। स्टूडेंट, एनालिटिकल और फिजिकल में तकरीबन चीज़ें सेम ही हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी जो है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा, यानी कि फॉर एग्जांपल ये है कि मैं आपसे कहूँ कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मैं आपको देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि ये गैस है, इसके इतने मोल यहाँ थे, इतने मोल यहाँ थे, बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना होगा तो इसका प्रेशर कितना होगा। आपने वैल्यूज निकालनी, आपने वैल्यूज निकालनी, आपने एनालाइजेशन करनी है, दैट इज कॉल्ड द एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्योंकि इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप एनालिटिकल डेटा को सॉल्व करते हैं। एनालिटिकल डेटा को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि मैं आपको ला के देता हूँ कि ये पानी इतना है, बताओ इसमें मैं कितनी नमक डालूँ तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, बताओ इसमें इतना नमक डाला है, बताओ अब इसकी मोलैरिटी कितनी है। ये सब चीज़ें जो है एनालिटिकल डेटा जिसको आप सॉल्व करके निकालते हैं, जिसके अंदर आप मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं और आखिर में मैथ्स के क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं और एक आंसर आपके पास आ जाता है, तो उस केमिस्ट्री को कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। उस केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, दूसरी तीसरी चौथी चीज़ चौथी चीज़ जो है दैट इज कॉल्ड द फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ये है कि आप इसमें जितने भी केमिकल्स हैं, ये जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं या जो भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं, उनके फिजिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट, चले मैं एक फिजिकल प्रॉपर्टी के डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ फलां गैस है, उसका ये कलर है, उसके अंदर से ऐसी स्मेल आती है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये इट इज समथिंग एल्स, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि जी ये मार्कर है, ये व्हाइट कलर का है, अस्तगफिरुल्लाह रेड ब्लैक भी है, लेकिन मेजॉरिटी व्हाइट कलर है। व्हाइट कलर के बाद जी ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड होने के बाद मैं कहूँगा जिसके इतने पॉइंट पे जाके मेल्ट होगा। तो ये देखिए मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये इस मार्कर का फिजिकल एस्पेक्ट क्या हो गया, ये जो मैंने भी कहा। तो इसी तरह हर केमिकल कंपोनेंट का कोई ना कोई फिजिकल एस्पेक्ट होता है, उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें कोई फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसके अंदर कुछ लॉज और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमने डिस्कस करना होता है। तो वो सब का सब कुछ आपके अंदर आता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर।
स्टूडेंट्स, जब मेरा फर्स्ट लेक्चर था अबाउट द स्टडी ऑफ साइंस, जो नेचर इज कॉल्ड साइंस, उसमें मैंने आप लोगों को एक बात क्लियर की होगी कि बायो किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी को बायो कहते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। जिंदा चीजों में जो केमिस्ट्री होती है उससे आप बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब आप लोग सोचना शुरू हो जाएंगे यार जिंदा लोगों में क्या केमिस्ट्री होती है। हमारे ब्लड के अंदर भी कुछ केमिकल टर्म्स यूज होती हैं, जैसे पीएच हो गया, बफर हो गया, तो ये सब के सब केमिस्ट्री की चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको, आप कहते हैं हाँ ये एसिडिटी हो गई तो ये हो गया, तो ये सब चीज़ें भी आपके जो स्टमक है उसके अंदर कुछ एसिड्स होते हैं, जो कि मेरे ख्याल से, मैं इतनी बायो जानता नहीं हूँ, इंजीनियर बनना हूँ, बायो से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि स्टमक के अंदर जो एसिड्स होते हैं चीज़ों को, खाने को डिकम्पोज करने के लिए, चीज़ों को डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो वो आपके जो हैं वो एसिड्स होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जब आप लोग केमिकल का सुनते हो तो आपके जहन में वो जाता होगा, वो खतरनाक केमिकल जो खाने से बंदा मर जाता है। बेटा केमिकल इज समथिंग एल्स, वो भी केमिकल होते हैं, लेकिन कुछ केमिकल हमारे लिए भी होते हैं। जैसे अभी एक केमिकल आपके स्टमक के अंदर है, जैसे एसिड कहते हैं, तो वो आपके लिए हैजर्डियस होता, तो आपकी बॉडी में अल्लाह पाक ने क्यों रखा होता? तो हर केमिकल, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, ये चीज इस्तेमाल नहीं करो इसमें केमिकल होता है, ये चीज मत लगाओ इसमें केमिकल होता है। तो बात ये है कि वो हैजर्डियस केमिकल्स होते हैं, लेकिन हर केमिकल हैजर्डियस नहीं होता। तो बायोकेमिस्ट्री से मुराद ये है इंसानी या किसी भी जानदार चीज के अंदर जिस केमिस्ट्री को आप पढ़ते हैं उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर इसका कोई सब्जेक्ट या इसका कोई जो चैप्टर है वो आपके उसमें इंक्लूड नहीं है, आई थिंक सो। मैं काफ़ी टाइम से गो थ्रू नहीं हुआ 9th क्लास की केमिस्ट्री से, मैं 4 साल पहले 3 साल पहले पढ़ाता था, मुझे याद थोड़ा सा नहीं आ रहा। शायद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर हो, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप अपने एनवायरमेंट की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एनवायरमेंट की केमिस्ट्री पढ़ते हैं मतलब आप अपने इर्द गिर्द की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कि ये आपके इर्द गिर्द जितनी केमिस्ट्री है जो आपके एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है उसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। जो आपके एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी केमिस्ट्री के अंदर आपके एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं, आप इन माहौल को जो इफेक्ट करती हैं उसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप सब ने कहीं ना कहीं शॉपिंग की होगी, आपने नहीं की होगी, आपके पेरेंट्स ने की होगी। आप जब जाते हैं तो आपको पॉलीथीन बैग्स मिलते हैं, जैसे आप जो है शॉपिंग बैग कहते हैं। अब ये प्लास्टिक की थैली होती है, ये बैन भी हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ कभी कोई चीज़ मुकम्मल तौर पे, अभी देखें ना लॉकडाउन लगा हुआ है, इलाका सील है, हमारा आना जाना नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप 2 गलियाँ घूम के चले जाओ तो लॉकडाउन आपके लिए नहीं है। तो कोई भी चीज़ परफेक्टली बैन आप नहीं कर सकते, लेकिन आपके पाकिस्तान में इस वक्त पेपर बैग, ये पॉलीथीन बैग, ये प्लास्टिक, या आप ये कह सकते हैं जो शॉपर की जो आप थैली आती है आपके पास, वो बैन है वो, लेकिन वो फिर भी चल रही है। तो स्टूडेंट्स, आप ये बात याद रखिएगा कि वो जो थैली प्रिपेयर होती है वो पॉलीमराइजेशन से होती है, और पॉलीमराइजेशन केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। इसके अलावा आपके घरों में पंखे तो होंगे नहीं है, हाँ ऑब्वियसली लाइट तो होती नहीं है, पंखे लगाने का क्या फ़ायदा। अब ये जो पंखे वंखों के जो बटन्स होते हैं ना, बटन्स, तो ये बटन्स भी पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, और वो पॉलीमराइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री। ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है कि ये पॉलीमर केमिस्ट्री शॉपर और बटन बनाने का काम आती है, इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और भी बहुत ज़्यादा हैं, ये और भी बहुत जगहों पे यूज़ होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा बेटा कि पॉलीमर केमिस्ट्री जो है वो इस तरह की चीज़ें, ये आपको बता दूं अभी कि ये क्या होती है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर बता देता हूँ, पॉलीमर केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें ये एक छोटा मॉलिक्यूल ये है, एक छोटा मॉलिक्यूल ये आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो ये आपकी पॉलीमराइजेशन है, ये पॉलीमर केमिस्ट्री है। तो ये शॉपर बैग, हैंड बैग्स, ये और ये आपकी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इनके अंदर जो प्लास्टिक होती है, ये सब पॉलीमराइजेशन से बनती है। इसके बाद आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, जिसे आप लोग बत्ती कहते हैं ना, वो बत्ती गई, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री। ये ऐसी चीज़ है जो एक वाटर एक केमिकल है। अच्छा सर, वाटर कहाँ से केमिकल आ गया? भाई केमिकल कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है। मैं अगर इसके अंदर क्या कर दूं, मैं कुछ ना करूं, बस मैं इसके अंदर
मैं इसके अंदर बत्ती डाल दूं, यानी मेरा कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी डाल दूं, मैं इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी डाल दूं तो ये वाटर चेंज हो जाएगा, वाटर टूट जाएगा, नजर नहीं आएगा टूटता हुआ, लेकिन एक केमिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि केमिस्ट्री के कंपाउंड्स का और इलेक्ट्रिसिटी का बराह रास्त एक कनेक्शन होता है। तो ऐसी केमिस्ट्री जिसमें आप केमिकल कंपाउंड्स और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशन को पढ़ते हैं, उससे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, उससे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उससे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट टाइम यानी कि बस इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन पढ़ेंगे आप केमिकल्स के साथ। आपका चैप्टर नंबर 8 पूरा इसी पे, निकल प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग का पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जैसे आप कोई बड़ा आप देखें कपड़ा आपके पास जो आता है, ये इस तरह का कपड़ा फैब्रिक जो आता है, ये डाई किया होता है, कलर किया होता है, या डाई करते हैं कपड़े को, कलर्स लगा देते हैं, तो ये सब एक केमिकल प्रोसेस है। इसके अलावा आपको जो फूड इंडस्ट्री है, जैसे आपके खाने पीने की चीज़ें, ये सब कुछ भी इसी तरीके से बन के आता है, केमिकल्स के जरिए, फ्लेवर्स के जरिए। आप टैंग बहुत शौक से पीते हैं, तो टैंग भी कुछ केमिकल्स के मिक्सचर से बनता है। तो ऐसी केमिस्ट्री जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होती है उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो कंपनीज में यूज होती है, जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज होती है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। मैं आपसे फिर एक दफा अर्ज करूंगा, बेटा ये आपको कंप्लीट डिटेल इसीलिए नहीं दे रहा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अभी सिर्फ मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आगे चलकर हम इसको बहुत डिटेल में अगर साथ रहा तो इन चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, यानी कल तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज व नासिर। मैं इसको देख रहा हूँ, आप एक दफ़ा इनका स्क्रीनशॉट लेके इनके नाम लिख लीजिएगा, ठीक है।